गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हमने बात की थी आपके अनुलेखन की। आज बात करेंगे अनुलेखन इकाई, अनुलेखन इकाई एवं जीन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। देखिए, अनुलेखन की हमने बात की थी। अनुलेखन में मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, क्या बनता है? डीएनए से एमआरएनए निर्मित होता है, उसे अनुलेखन कहा जाता है। इसके बाद में हमने अनुलेखन इकाइयाँ पढ़ी थी, जिसमें 3 प्रकार की इकाइयाँ पढ़ी थी। प्रमोटर, ठीक है, दूसरी पढ़ी थी हमने स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरी पढ़ी थी हमने टर्मिनेटर। इनकी बात कर ली थी। आज की इस वीडियो में अनुलेखन इकाई की बात करते हैं कि अनुलेखन इकाई जो है वो क्या होती है, वह जीन क्या होती है। देखिए, जीन की बात करें तो वंशागति की क्रियात्मक इकाई होती है। जीन जो होती है वो वंशागति की क्रियात्मक इकाई होती है। ये शब्द आपको याद रखना है। कई परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को पूछा गया है कि वंशागति की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो वो कौन होती है? जीन होती है। ये डीएनए पर स्थित होते हैं। जीन जो होते हैं ये कहाँ पर स्थित रहते हैं? जो डीएनए होते हैं उन पर स्थित रहते हैं। डीएनए अनुक्रम जो टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणुओं के लिए कूटलेखन करता है, वह भी जीन कहलाता है। ये ऐसा डीएनए अनुक्रम जो किसके लिए? टीआरएनए व आरआरएनए अर्थात ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के लिए कूटलेखन करता है या कोडिंग करता है, वो भी क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। तो ये जीन इकाई, अनुलेखन इकाई व जीन की बात थी। अब कुछ शब्द हैं, 5-6 शब्द हैं, उनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। जैसे एक शब्द आता है संपार। संपार इंग्लिश में बोला जाता है सिस्ट्रोन। क्या बोला जाता है? सिस्ट्रोन, संपार या सिस्ट्रोन। एक शब्द आएगा हमारे पास पॉलीसिस्ट्रोनिक। एक शब्द आएगा प्यारे बच्चों मोनोसिस्ट्रोनिक, ठीक है। एक शब्द आएगा हेक्सोन। एक शब्द आएगा इंट्रोन, ठीक है। इन कुछ शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए। परीक्षा के अंदर इनसे 1 नंबर प्रश्न के बारे में पूछा जाता है। जैसे संपार से आप क्या समझते हो? सिस्ट्रोन से आप क्या समझते हो? इसके अलावा मोनोसिस्ट्रोनिक से आप क्या समझते हो? हेक्सोन या पॉलीसिस्ट्रोनिक से आप क्या समझते हो? इंट्रोन से आप क्या समझते हो? तो इनकी एक एक करके हम लोग बात जो है वो करते हैं। सिस्ट्रोन की अगर बात करें तो यह डीएनए का वह खंड होता है जो पॉलीपेप्टाइड का कूटलेखन करता है। किसका कूटलेखन करता है? पॉलीपेप्टाइड का जो कूटलेखन करता है या कोडिंग करता है, वह डीएनए का खंड क्या कहलाता है? संपार या सिस्ट्रोन कहलाता है। सिस्ट्रोन शब्द का प्रयोग एक जीन के लिए किया जाता है। किसके लिए? ओनली 1 जीन के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो आपको सिस्ट्रोन की परिभाषा बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि सिस्ट्रोन क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही एमआरएनए अणुओं में प्राय 1 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बहुलीकरण की सूचना निहित होती है। भाई किसके अंदर? देखिए, प्रोकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें जो एमआरएनए अणु में लगभग 1 से अधिक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, कौन है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है के बहुलीकरण की सूचनाएं निहित होती हैं। अतः इन एमआरएनए अणुओं को ही क्या बोला जाता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक बोला जाता है। इसके बाद में मोनोसिस्ट्रोनिक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में
एमआरएनए अणु में केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बहुलीकरण की सूचना। ऊपर वाले में पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की जो है उनकी बहुलीकरण की सूचना निहित होती है। लेकिन मोनो के अंदर यूकेरियोटिक कोशिका में एमआरएनए अणु है, उसमें क्या होगा? एक ही ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन के बहुलीकरण की सूचनाएं क्या रहती है? मोनो का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है, और की सूचनाएं क्या रहती है? निहित रहती है, जिसे मोनोसिस्टोनिक बोला जाता है। इसके बाद में शब्द है एक्सोन। क्या शब्द है? एक्सोन। एक्सोन को हिंदी में अगर बात करें तो व्यक्तेक बोलते हैं। क्या बोला जाता है? व्यक्तेक जो है वो बोला जाता है। देखिए, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश जीनों में एक ही प्रोटीन के संश्लेषण के संकेत सूचना जो है वो डीएनए के कई छोटे छोटे खंडों में होती है, और इस कारण इसे विपाटित जीन भी कहते हैं। ये डीएनए के खंड जो होते हैं, ये छोटे छोटे डीएनए के जो खंड होते हैं, क्या होते हैं? डीएनए के जो छोटे छोटे खंड होते हैं, उन खंडों को ही क्या बोला जाता है? एक्सोन जो है वो बोला जाता है। दूसरा है इंट्रोन। इसकी अगर बात करें तो इसे अवैयक्तिक, इसका उल्टा है एक्सोन का, अवैयक्तिक बोला जाता है। एक्सोन के बीच में, कहाँ पे एक्सोन स्थित होता है, उनके बीच बीच में डीएनए खंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अक्रिय, जो काम नहीं करते हैं, ऐसे डीएनए खंड पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की, अगर हम लोग बात करें प्रोटीन संश्लेषण की, तो उनमें सूचनाएं जो है वो निहित नहीं होती हैं। डीएनए के इन निष्क्रिय खंडों को ही क्या बोला जाता है? इंट्रॉन्स बोला जाता है या अवैयक्तिक बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आरएनए की प्राथमिक प्रतिलिपियों में एक्सोन्स व इंट्रॉन दोनों प्रकार के खंड होते हैं। आरएनए की जो प्राथमिक प्रतिलिपि प्राप्त होती है, देखिए अनुलेखन क्या होता है? आरएनए निर्माणित होता है, तो जब आरएनए निर्मित होता है तो उसकी जो फोटोकॉपी होती है, क्या होती है? फोटोकॉपी जो होती है उसमें क्या होगा? एक्सोन और इंट्रॉन, एक्सोन एवं इंट्रॉन, इन दोनों प्रकार के खंड जो है वो उपस्थित होते हैं। और आरएनए की ऐसी प्रतिलिपि को जिसमें एक्सोन व इंट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें बोला जाता है विषमांगी केंद्रकीय आरएनए। क्या बोला जाता है उसे? विषमांगी केंद्रकीय आरएनए जो है वो कहा जाता है। विषमांगी केंद्रकीय आरएनए जो है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके क्या कुछ शब्द: संपार, पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, एक्सोन, इंट्रॉन। इसके बाद में नए टॉपिक की बात करते हैं, आरएनए के प्रकार एवं अनुलेखन का प्रक्रम। टाइप्स ऑफ आरएनए एवं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन का प्रक्रम। देखिए प्यारे बच्चों, आरएनए के प्रकारों की हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर बात कर ली थी कि आरएनए 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का आरएनए जो है वो होता है। 3 टाइप्स होते हैं, और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? एक तो मैसेंजर आरएनए होता है। कौन सा होता है? मैसेंजर आरएनए। एक होता है राइबोसोमल आरएनए। कौन सा होता है? राइबोसोमल आरएनए। और एक होता है ट्रांसफर आरएनए। तीनों की हमने विस्तार से पीछे के वीडियो के अंदर बात जो है वो कर ली थी। अब बात करते हैं कि अनुलेखन प्रक्रम किस प्रकार से होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार से होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक्स में अनुलेखन। या तो इसे बोल सकते हो प्रोकैरियोटिक्स में अनुलेखन, या बोल सकते हो बैक्टीरिया में अनुलेखन। किसमें? बैक्टीरिया में। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या जीवाणु के अंदर, दूसरा पढ़ेंगे हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन किस प्रकार से होता है? कहने का मतलब है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक के रूप में हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया, अर्थात जीवाणु के अंदर अनुलेखन पढ़ेंगे। इसमें जो डीएनए रज्जुक होता है उस पे एमआरएनए का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है, उसे क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक्स में अनुलेखन जो है वो बोला
जाता है। तो देखिए जीवाणुओं में आरएनए पॉलीमरेज की एक ही जाति से जो बैक्टीरिया होते हैं, हमने प्रोकैरियोटिक के रूप में क्या किसको लिया है, बैक्टीरिया को, इसीलिए इसको बैक्टीरिया में अनुलेखन भी कहा जाता है। तो जीवाणुओं में आरएनए पॉलीमरेज की एक जाति से आरएनए पॉलीमरेज की एक जाति से एक तो प्राप्त होता है एमआरएनए, एक प्राप्त होता है टीआरएनए, एक प्राप्त होता है आरआरएनए। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों प्रकार के आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। ये तीनों प्रकार के ही आरएनए जो है वो किसके लिए आवश्यक होते हैं, प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात प्रोटीन निर्माण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अनुलेखन के प्रारंभ होने वाले डीएनए का प्रमोटर स्थल को पहचानने में सहायता करता है। जो आरएनए पॉलीमरेज है, कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, जब अनुलेखन की क्रिया की शुरुआत होती है, और वो किससे होती है, प्रमोटर से होती है। किससे होती है, प्रमोटर से। जिसे आप लोग वर्धक भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वर्धक भी बोल सकते हो। कि तो उस प्रमोटर या वर्धक के स्तर, जो उसका स्थल है जहां से वो शुरू होगी, उसको पहचानने में सहायता करता है। देखिए आपको मैं कार्य बता रहा हूँ इसका, आरएनए पॉलीमरेज का, कि अनुलेखन की क्रिया को शुरुआत करने वाली जो जीन होती है प्रमोटर, वो उसके स्थल को पहचानने के लिए काम आता है। इस एंजाइम के दो भाग होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज की अगर बात करें तो इसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होता है क्रोड एंजाइम, एक तो होता है क्रोड एंजाइम, ठीक है, तथा अगर बात करें तो दूसरा होता है सिग्मा कारक। देखिए क्रोड एंजाइम तथा क्रोड एंजाइम के साथ जुड़ने वाला सिग्मा कारक जो एक आरएनए का संवर्धन का प्रारंभ करता है, एक क्या होता है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है, जिसका ये चिन्ह होता है। आप लोग इस प्रकार से इसका चिन्ह जो है वो ध्यान में रख सकते हो। सिग्मा कारक जो है वो क्रोड एंजाइम के साथ संबंध होकर किसके साथ जुड़ेगा, जो ये सिग्मा कारक है ये इस क्रोड एंजाइम के साथ जुड़कर प्लस सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़कर क्या करता है, इसे सक्रिय बनाने का काम करता है। और ये डीएनए के वर्धक, जो डीएनए के वर्धक स्थल है को पहचान कर क्रोड आरएनए पॉलीमरेज को इसके साथ जोड़ता है, वह अनुलेखन का समारंभ करने में सक्रिय भाग निभाता है। भी जो सिग्मा फैक्टर है, आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे क्रोड एंजाइम और सिग्मा फैक्टर जो हैं ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, आरएनए जो है उसके निर्माण की क्रिया को शुरू करते हैं, अर्थात स्टार्ट करते हैं। उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, किसका, सिग्मा कारक का, ठीक है। आरएनए के संवर्धन में क्रोड आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा कारक से संबंध होकर सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण जो प्रमोटर पर सिग्मा युक्त आरएनए पॉलीमरेज का बंधन हो जाता है, और इस स्थान से जो डीएनए रज्जुक होता है, डीएनए हेलिकेज जो होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। दोनों रज्जुकों की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं खुलकर अलग हो जाती हैं तथा दोनों रज्जुकों में से केवल एक रज्जुक पर ही किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, दो रज्जुक होते हैं लेकिन दोनों रज्जुकों पर डीएनए के दो रज्जुक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कितने रज्जुक होते हैं, दो रज्जुक जो है वो होते हैं, एक तो 3' to 5', एक 5' to 3'। इसमें एक पर ही क्या होगा, एमआरएनए का निर्माण होगा, दोनों खुलकर रज्जुक क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रकार बाद में आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाता है और अंत में एक विशेष प्रकार का कारक बनता है। अंत में एक क्या बनता है, यहाँ पे एक आरएचओ रो फैक्टर बनता है। लास्ट में जैसे ही आरएनए निर्मित हो जाएगा इस डीएनए के ऊपर, तो क्या उत्पन्न होगा, एक फैक्टर और उत्पन्न होता है जिसे रो फैक्टर बोला जाता है। ये क्या करता है, समापन करता है। ये टर्मिनेटर जो जीन है उसको सक्रिय करता है। रो फैक्टर क्या करता है, टर्मिनेटर जो है उसको क्या करता है, सक्रिय करता है तथा पॉलीमरेज अलग हो जाता है। इस प्रकार जो आरएनए है उसका, आरएनए रज्जुक का निर्माण जो है वो डीएनए रज्जुक पर क्या हो जाता है,
कंप्लीट हो जाता है। ये तो सिंपल सी प्रोसेस थी किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन में। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं अभी कि प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो आप लोगों ने समझ लिया इसको अच्छी तरह से कि प्रमोटर होता है, उसके लिए 2 कारक क्रोड और सिग्मा फैक्टर होते हैं जो प्रमोटर को शुरुआत करते हैं, अर्थात आरएनए निर्माण, डीएनए से आरएनए निर्माण की शुरुआत करते हैं। और एक होता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो इसके स्थल को पहचानने का काम करते हैं। लास्ट में जब आरएनए बन जाता है तो डीएनए जो रज्जु का वो खुल जाते हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, इसके एक के ऊपर एमआरएनए है वो निर्मित होता है और लास्ट में आरएचओ कारक या फैक्टर बनता है। वो कारक जो क्या करता है, टर्मिनेटर को सहक्रिय करता है, समापन को सहक्रिय करता है और लास्ट में इस प्रोसेस को बंद कर देता है, जिससे आरएनए अलग हो जाता है या आरएनए रज्जु का निर्माण जो है वो हो जाता है। तो ये इसका क्या था, पूरा फॉर्मूला जो था बना था। अब इसके अगर डायग्राम की बात करें तो सिंपल सी बात है, आपको डायग्राम अगर देखना हो इसका तो देखो क्या होगा, मैं आपको साधारणतः यहाँ पे बताता हूँ सीधा शॉर्ट ट्रिक में। जैसे मान लीजिए शुरुआत में हमारे पास ये डीएनए था, ठीक है, इस पे ये सिग्मा कारक जुड़ा, क्या जुड़ा, सिग्मा, भाई प्रारंभन के अंदर की बात कर रहे हैं, सिग्मा कारक इसमें जुड़ा। बाद में क्या होगा, साथ में इसमें आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, साथ में क्या जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जुड़ता है। और आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने के बाद में क्या होगा, ये इसका प्रारंभन शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया प्रारंभन, किसकी क्रिया हो गई, प्रारंभन की। इसके बाद में अगर बात करें दीर्घीकरण की, किसकी बात करते हैं, दीर्घीकरण की बात करते हैं। तो दीर्घीकरण में क्या होगा, आरएनए जो है वो निर्मित होना शुरू हो जाएगा, पूर्ण रूप से निर्मित हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट में आएगी आपके समापन, लास्ट में क्या आता है, समापन, तो उसमें आरएनए जो है वो बन जाएगा और लास्ट में क्या बनेगा, रो फैक्टर जो है वो बनेगा। जब आप इसको नोट करोगे नोट्स के अंदर, तब आप वीडियो को अच्छी तरह देखकर इसको करना, आप लोगों को बिल्कुल ये समझ में आएगा। तो इसके बाद में जो हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक्स में अनुलेखन, उसके बाद जो है हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।